क्या लिखा है, उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये उत्तराखंड क्यों लिखा है, क्योंकि उत्तराखंड में इसे पास किया गया है, उत्तराखंड की जो विधानसभा है उसमें इसे पास किया गया है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ये है क्या, किस चिड़िया का नाम है, क्या कहते हैं इसको। देखिए संविधान के भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में DPSP दिए गए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। क्या कहते हैं ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 44 यानी कि आर्टिकल 44 क्या कहता है कि भारत में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। समान नागरिक संहिता अर्थात राज्य कौन लागू करेगा, राज्य कहाँ लागू करेगा, राज्य में। सरकार के लिए ये निर्देश है, भारत के DPSP जो हैं, संविधान के DPSP सरकार के लिए निर्देश हैं, सरकार के पथ हैं। और फंडामेंटल राइट्स क्या है, अधिकार हैं, किसके, लोगों के। तो सरकार ने लोगों को यानी संविधान ने लोगों को अधिकार दिए फंडामेंटल राइट्स के रूप में, और सरकारों को काम करने का पथ यानी कि एक उन्हें क्या दिया है, एक वे दिया है कि आपको इन पे काम करना है। तो उसी में एक काम क्या करना है, राज्य को एक काम करना है कि UCC लागू करना है, अर्थात समान नागरिक संहिता को राज्य में या देश में लागू करना है। यही समान नागरिक संहिता के लिए अभी ये संसद में पास नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है जिसकी विधानसभा में ये जो आपका समान नागरिक संहिता का जो बिल है, UCC बिल, यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को पास कर दिया गया है। कहाँ, उत्तराखंड की विधानसभा में। अब देखिए अमित मोतला, नमस्कार अमित, ठीक है। तो ये अभी 2 दिन पहले ही इसको पास किया गया है और भारत का पहला राज्य बन गया है, कौन, उत्तराखंड। अब देखिए UCC है क्या, ये लिखा हुआ है समान नागरिक संहिता। मैं इसको दोबारा लिखता हूं, समान नागरिक संहिता। संहिता किसे कहते हैं, जिस चीज की लिस्टिंग की जाती है उसे संहिता कहते हैं, जिसे हम सहेज के रखते हैं। तो देखिए ये क्या है, यूनिफॉर्म, सभी के लिए समान, सिविल नागरिक, यूनिफॉर्म सिविल कोड, संहिता का मतलब है कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। तो आप इसके अर्थ से ही निकालिए, समान यानी कि सभी के लिए समान होगी, नागरिक यानी कि सिविल के लिए। ये सिविल की बात कर रहा है, ध्यान रखना, ये किसकी बात कर रहा है, सिविल की बात कर रहा है। तो समान नागरिक संहिता सभी लोगों के लिए एक ऐसी संहिता जो सिविल मामलों में यानी कि नागरिक मामलों में सभी के लिए बराबर अधिकार और उनके लिए बराबर कानून लेकर आए। तो कैसे हो सकते हैं बराबर अधिकार और बराबर कानून, देखिए इसमें कुछ सब्जेक्ट हैं। एक सब्जेक्ट है इसमें विवाह का। जब भी समान नागरिक संहिता की बात आए तो बस आपको ये चीज याद रखनी है, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, विवाह, तलाक और उत्तराधिकार, ये 3 मामले हैं। कौन कौन से, विवाह के, तलाक के और उत्तराधिकार के। और इसमें एक मामला और जोड़ दिया गया है, लिव इन रिलेशनशिप का। कौन सा जोड़ा गया है, लिव इन रिलेशनशिप। इसमें क्या जोड़ा है, लिव इन रिलेशनशिप। सरकार ने इसमें, उत्तराखंड सरकार ने इसमें क्या जोड़ा है, लिव इन रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप। तो इसमें इन चारों के जो मुद्दे होंगे, अभी जो उत्तराधिकार का है गोद का, इसमें गोद लेने का भी होता है, ध्यान रखना। कभी आप कहीं पे गोद लेते हैं, जो बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, गोद लेना, तो जिन बच्चों को गोद ले आता है वो भी उत्तराधिकार में ही आते हैं, ध्यान रखना, ठीक। तो आपका विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप के 4 मामले ऐसे हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत आते हैं। जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में और 50 में संविधान बना था, तब लिव इन रिलेशनशिप का कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, ना ही ये कोई इतनी बड़ी प्रक्रिया चलन में थी, ये प्रैक्टिसेस, कि इसके लिए कानून बनाने की जरूरत आन पड़े। लेकिन आज के समय में 21वीं सदी में, या आप कह सकते हैं 2000 के बाद का जो समय आया है भारत में, जब से भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन तेजी से बढ़ा है, तो तब से
यहाँ लिव इन रिलेशनशिप का चलन भी बहुत तेजी से बढ़ा है। तो लिव इन रिलेशनशिप इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि उससे सीधे डायरेक्ट लोग प्रभावित होते हैं। तो जब कोई ऐसी प्रैक्टिसेस सामने आती हैं कल्चर के रूप में कि लोग उससे प्रभावित होते हैं, तो सरकार को ये दायित्व होता है कि वो उनके लिए कानून लेकर आए, क्योंकि उन्हें कानून के दायरे में उन्हें लागू किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके आधार पर लोगों के साथ में अपराध भी हो सकता है और लोग उससे पीड़ित भी हो सकते हैं, इसलिए उन्हें इसके दायरे में लाया जाता है। तो 4 हो गई आपके, विवाह का मुद्दा, तलाक का मुद्दा, उत्तराधिकार का मुद्दा और लिव इन रिलेशनशिप का मुद्दा। ये 4 मुद्दे इसमें शामिल किए गए हैं। तो आगे देखिए इसमें क्या क्या रखते हैं फिर। इसमें पहला राज्य बना है कौन? उत्तराखंड। मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड इसका पहला राज्य है भारत का। देखिए आपने जब कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पढ़ते होंगे तो आप एक स्टेटमेंट पढ़ते होंगे बचपन में भी कि भारत का एक ऐसा राज्य है जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, समान नागरिक संहिता लागू है, उसका नाम गोवा है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा भ्रामक शब्द है गोवा, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब गोवा आज़ाद हुआ था तब भारत का हिस्सा बना। ठीक है, लेकिन उससे पहले ही वो पुर्तगालियों का हिस्सा था। पुर्तगालियों का हिस्सा का मतलब है उसमें पुर्तगाली शासन था। तो पुर्तगाली शासन यानी कि 61 में जब वहाँ पे सरकार बनी थी 1961 में, तो वो पहले से ही वहाँ पे वो सरकार बनी ही इस आधार पर थी कि समान नागरिक संहिता लागू की गई थी। तो वहाँ पे समान नागरिक संहिता की बजाय हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पुर्तगाली नागरिक संहिता लागू थी। समान नागरिक संहिता लागू ना होकर पुर्तगाली नागरिक संहिता, या आप ये कह सकते हैं कि भारतीय जो पर्सनल लॉ बोर्ड थे उनको वहाँ पे लागू नहीं किया गया था और जो उन्होंने राज्य की अपनी संहिता थी उसको लागू कर रखा था। इसलिए इसी को कहते हैं कि गोवा में पहला समान नागरिक संहिता लागू थी। लेकिन स्वतंत्र भारत में, स्वतंत्र भारत का मतलब स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र भारत में जो एक पहला राज्य बना है वो कौन है? उत्तराखंड है। ठीक है, तो ये इससे थोड़ा सा इस तरीके से अलग है। तो पहला राज्य उत्तराखंड है। तो इस उत्तराखंड राज्य में देखिए आपके जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो गवर्नर जी, वो उसको लेकर खड़े हुए हैं। तो देखिए 7 फरवरी को 2024 को, आज कितनी फरवरी है? 9 फरवरी है। अभी से 2 दिन पहले 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक ध्वनि मत से पास हो गया। ध्वनि मत का मतलब है यानी कि बहुमत के साथ में, सभी ने एक साथ में उसको बजा के, ऐसे मेज को बजाकर ध्वनि मत से उसे पास करा दिया। इसके साथ ही उत्तराखंड यूसीसी विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्यपाल और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह बिल अब कानून में बदल जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने आपको पढ़ाया था कि राज्यपाल के पास जाएगा, राज्यपाल साइन कर देगा तो कानून बन जाएगा। राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए भी उसे संरक्षित रख सकता है। ठीक है, वो पॉलिटिका विषय उसे छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको बात बता दी है। तो अब इसमें देखिए आगे कि इसमें विधेयक में क्या क्या है। देखिए विधेयक, इस विधेयक में 7 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूची हैं इस विधेयक में? 7 अनुसूची। इस विधेयक में 7 अनुसूचियां हैं और 392 सेक्शन है। कितनी अनुसूची हैं? 7 और 392 सेक्शन है। कल्चर चेंज हो रहा है, ये लिव इन वाला राइट जरूरी हो गया था। हाँ बिल्कुल सही बात है कि ये लिव इन रिलेशनशिप का जरूरी हो गया था और ये जरूरी भी है। मैं मानता हूं कि जिससे डायरेक्ट ह्यूमन प्रभावित होता है उसके लिए कानून आना चाहिए। और देखिए इसका अब कितना फ़ायदा होने वाला है, आगे इसके क्लोज पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो इस विधेयक में कितनी अनुसूची है? 7 अनुसूचियां और 392 सेक्शन है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये कैसा फैक्ट है? इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो देखिए इसमें जिसमें 4 प्रमुख क्षेत्र हैं, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार। विरासत का मतलब उत्तराधिकार ही होता है, ठीक है ना। और तीसरा है लिव इन रिलेशनशिप का। तीसरा कौन सा है? लिव इन रिलेशनशिप। ये चौथा किसका है? लिव इन रिलेशनशिप का। तो इसमें 4 आ गए। ये वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। इस विधेयक में 7 अनुसूची हैं, 392 अनुच्छेद हैं और 4 प्रमुख इसके मुद्दे हैं। कौन कौन से? विवाह, तलाक, विरासत और लिव इन रिलेशनशिप। आगे देखिए विवाह, इसमें क्या रखा गया है? विवाह में बिल में सभी धर्मों की लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष रखी गई है। बिल्कुल ठीक है, ये पहले से भी था। ठीक, अब देखिए इसमें न्यूनतम आयु सीमा यानी कि कम से कम लड़कियों की आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए और लड़कों की उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। बिल के अनुसार दूसरी शादी तब तक नहीं की जा सकती जब तक पति या पत्नी जीवित है। इस बिल में साफ साफ कहा गया है कि आप एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकते। देखिए
ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है या मुस्लिम पर्सनल लॉ है, उसके अनुसार एक व्यक्ति 4 शादी कर सकता है। तो 4 शादी कर सकता है तो वो उस पे, यानी कि उस कस्टम पे, उस प्रैक्टिस पे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। कैसे? इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि बिल के अनुसार दूसरी शादी तब तक नहीं की जा सकती जब तक पति या पत्नी जीवित है। अर्थात एक बार शादी होने के बाद दोबारा शादी आप तब करेंगे या तो आपकी पत्नी या पति मर गए हो, एक्सपायर हो गए हो, या फिर तलाक ले लिया गया हो। ठीक है, या बिल अब देखिए जीवित है या उनके बीच तलाक नहीं हुआ है। अब देखिए बिल में बहुविवाह को प्रतिबंधित कर दिया गया है। डायरेक्ट ये नहीं कहा गया है कि कोई व्यक्ति एक से ज़्यादा शादी नहीं करेगा या 4 विवाह नहीं करेगा, लेकिन शर्त इस तरीके की रख दी गई है कि आप कर ही नहीं सकते। कैसे नहीं कर सकते? क्योंकि जब तक एक व्यक्ति जीवित है या जब तक तलाक नहीं हुआ तब तक आप शादी नहीं कर सकते। अब देखिए इसमें निकाह, हलाला और इद्दत जैसी प्रथाओं को स्पष्ट रूप से बिना नाम लिए प्रतिबंधित किया गया है। अब देखिए ऐसे डायरेक्ट किसी कल्चर को डायरेक्ट टारगेट तो नहीं किया जा सकता था, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसे डायरेक्ट टारगेट करके हम ये भी नहीं कह सकते थे कि इद्दत को और जो आपका हलाला है, हलाला की प्रैक्टिसेस हैं, उनको डायरेक्ट बैन नहीं कर किया सरकार ने। सरकार ने क्या किया है? सरकार ने किया है कि आप दूसरी शादी के लिए शर्त नहीं रख सकते। तो जब आप दूसरी शादी के लिए शर्त नहीं रख सकते तो हलाला अपने आप ही समाप्त हो जाता है। कैसे हलाला समाप्त होगा? क्योंकि हलाला कैसे लागू होता है, देखिए इसको यहाँ समझिए। जैसे ए है और ए ने बी से शादी करी है, तो ए है, ए मेल है और बी फीमेल है। ठीक है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में क्या होता है कि जब ये 2 लोग शादी कर लेते हैं, शादी करने के बाद अब किसी कारण से ए और बी का तलाक हो जाता है, ए और बी का तलाक हो जाता है, ठीक, डाइवोर्स हो जाता है। तो डाइवोर्स होने के बाद अब ए अलग हो गया और बी भी अलग हो गया। लेकिन क्या हुआ, कुछ महीने बाद, कुछ सालों बाद फिर से इनकी सहमति बनती है कि भाई चलो एक साथ रह लिया जाए। अब अगर ये बी फिर से ए से शादी करेगी या बी, ये बी के लिए ही है कि बी को अगर ए से शादी करनी है तो बी को पहले सी से शादी करनी पड़ेगी और सी से शादी करने के बाद तब ए से शादी करेगी। तो ऐसी प्रैक्टिस को क्या कहते हैं? हलाला प्रैक्टिस कहते हैं। तो इसको डायरेक्ट समाप्त कैसे किया, ऐसे डायरेक्ट समाप्त किया कैसे किया गया है? ये तो कहा नहीं गया है कि इद्दत या हलाला को हम समाप्त करते हैं। क्या कहा गया है? कहा यह गया है कि जब आप दूसरी शादी करेंगी तो उस पर कोई शर्त लागू नहीं होती। तो ये क्या है? ये शर्त ही तो है भाई। हलाला क्या एक शर्त है एक प्रकार की, कि आपको अगर शादी करनी है तो एक प्रकार की शर्त रखी गई है। तो ऐसी शर्तों को समाप्त कर दिया गया है कि कोई ऐसी शर्त नहीं रखी जाएगी कि जिससे व्यक्ति की डायरेक्ट जो स्वतंत्रता है वो हनन होती है। तो इस प्रकार से आगे देखिए रजिस्ट्रेशन में क्या रखा गया है? इसमें रजिस्ट्रेशन में देखिए यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक के 60 दिनों के भीतर विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। तो 60 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना होगा। जैसे मान लिया आज शादी होती है और ये शादी सभी के लिए है, ऐसा नहीं है कि जो घरों किसी भी आधार पर, चाहे कोर्ट मैरिज हो, चाहे फिर मंदिर में की गई शादी हो, चाहे सामाजिक विधि विधान से की गई शादी हो, किसी भी धर्म में और किसी भी संस्कृति में, तो यूसीसी विधेयक के 60 दिनों के अंदर विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। ऐसा न करने पर यूसीसी लागू होने के बाद 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। अर्थात जो लोग ऐसा नहीं करेंगे, अपनी शादी को रजिस्टर्ड नहीं कराएंगे, क्या हो जाएगा? जुर्माना होगा। लेकिन किसके लिए? उत्तराखंड के लिए। ध्यान रखना, अभी डरने की जरूरत नहीं है उत्तराखंड को छोड़ के अलग लोगों को। तो इसमें क्या कहा गया है? 26 मार्च 2010 के बाद हुए सभी विवाह 6 महीने के भीतर रजिस्टर्ड कराने होंगे। अर्थात 26 मार्च के बाद जितने भी विवाह हुए हैं 2010 के बाद, वे सभी विवाह क्या होंगे? 6 महीने के अंदर रजिस्टर्ड कराने होंगे। 6 महीने कब? जब ये लागू हो जाएगा। आगे देखिए तलाक में क्या कहा गया है? अब तलाक भी एक प्रैक्टिस है। देखिए तलाक में क्या कहा गया है कि पुरुष और महिला दोनों ही व्यभिचार, मानसिक और शारीरिक क्रूरता बिना किसी उचित कारण के छोड़ना, धर्म परिवर्तन, मानसिक रूप से अस्वस्थ, यौन रोग जैसे आधार पर तलाक के लिए अदालत जा सकते हैं। सीधा सीधा लिखा हुआ है कि किन आधार पर तलाक हो सकते हैं। आधार देखिए, पुरुष और महिला दोनों ही। व्यभिचार, ठीक है, व्यभिचार का मतलब होता है गलत आचरण, ठीक।
मानसिक या शारीरिक क्रूरता, यानी कि एक दूसरे को मानसिक या शारीरिक आधार पर क्रूअल्टी करता है, पीटता है, मारता है। आगे देखिए, और क्या है, बिना किसी उचित कारण के छोड़ना, अर्थात बिना किसी उचित कारण के छोड़ देता है। धर्म परिवर्तन कराने की कोई शर्त रखता है, मानसिक रूप से अस्वस्थ है, या यौन रोग जैसे आधार पर। यौन रोग का मतलब है कोई ऐसा यौन रोग है, एड्स वगैरह, जिससे जीवन बिताना मुश्किल है, तो उसके आधार पर तलाक लिया जा सकता है। लेकिन इसमें महिलाओं को ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं। कैसे कि महिलाओं को तलाक लेने का विशेष अधिकार है अगर उसका पति रेप या अप्राकृतिक यौन संबंध या एक से अधिक पत्नी रखने का दोषी पाया जाता है। अगर महिला का पति कैसा है, किसी रेप में या अप्राकृतिक यौन संबंध में संलिप्त पाया जाता है या एक से अधिक पत्नी रखने का दोषी है, तो उसके आधार पर महिलाएं तलाक ले सकती हैं। ये इसमें बात रखी गई है। ठीक है, अब इसमें कौन सा क्लॉज है कौन सा नहीं, ये जुडिशरी के बच्चों के लिए है, आपके लिए सामान्य चीजें हैं, आप इतना याद रखेंगे। अब देखिए संपत्ति का मामला क्या है, उत्तराधिकार वाला जो है आपका, इसमें क्या कहा गया है, विधेयक में बेटे और बेटी दोनों को संपत्ति में समान अधिकार देने की बात कही गई है। हालांकि समान अधिकार विधेयक में सामान्यतः अब भी समान अधिकार ही है बेटे और बेटी को, लेकिन इसमें ये बात लिखी गई है। अब देखिए, अवैध संबंध से पैदा हुआ बच्चा, अवैध संबंध से पैदा हुए बच्चे और सामान्य बच्चों के बीच कोई भेद नहीं होगा, ये बिल्कुल सही बात कही गई है। ठीक है, अर्थात कोई व्यक्ति अवैध संबंध बनाता है और उसको बच्चे हो जाते हैं या नई जनरेशन आ जाती है, तो अपने खुद के सामान्य बच्चे और उस बच्चे में कोई भी भेद नहीं होगा। ठीक है, एनडी तिवारी जी का एक मामला था ऐसी, और कोर्ट में गए थे और वो उस लड़के के पक्ष में आया था जो उनका यानी कि उनकी जो दूसरी पत्नी थी, लेकिन दूसरी पत्नी का मतलब सामाजिक रूप से वो मान्य नहीं थी, उनके साथ संबंध थे, उनसे जो पैदा हुआ बच्चा था, उसने इस बात के लिए कोर्ट में चैलेंज किया और उसको न्याय मिला भी था। ठीक है, तो इसके आधार पर जो अवैध संबंधों के माध्यम से बच्चे होंगे और सामान्य आपके जो बच्चे होंगे, उनके बीच में कोई मतभेद या कोई भेद नहीं है, क्योंकि गोद लिए हुए बच्चे और अवैध संबंधों से पैदा हुए बच्चे को भी संपत्ति का अधिकार मिलेगा। ध्यान रखना, अवैध संबंध बनाए हैं और वहाँ बच्चा हो गया है, ठीक, यानी कि वहाँ पे उससे उत्पन्न हुए बच्चे का और आपके सामान्य बच्चे का और सामान्यतः गोद लिए हुए बच्चे का को भी संपत्ति में अधिकार मिलेगा। अब आप किसी को ऐसे नहीं छोड़ सकते, क्यों? क्योंकि आपके कारण जो दुनिया में आया है उसके लिए आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसके लिए संपत्ति या उसके जीवन के साधन को उपलब्ध कराएंगे। तो देखिए, लिव इन रिलेशन का क्या मतलब है, लिव इन रिलेशन इसमें कैसे रखा गया है। लिव इन रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब आप ऐसे नहीं रह सकते कि लिव इन में रह रहे हैं दो लोग कि कहीं पे बाहर जाके लिव इन में रहने लगे और किसी को नहीं पता है, किसी को नहीं पता है, वो आपकी प्राइवेसी है, किसी को मत बताइए। ठीक है, वो राइट टू 21 आपका आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, लेकिन सरकार को बताना होगा। क्यों? उसके पीछे कारण है। ठीक है, अब क्या कारण है, देखो सिंपल सा कारण क्या है कि लिव इन रिलेशनशिप में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब देखिए, यदि लिव इन पार्टनर में से किसी एक की भी उम्र 21 वर्ष से कम है तो घोषणा की एक प्रति उनके माता पिता को भेजी जाएगी। अगर लिव इन में बच्चे रह रहे हैं और उनकी उम्र 21 वर्ष से कम है, एक की भी, माने लड़की 18 की है और लड़का 21 का है, तो उसका घोषणा पत्र किसको भेजा जाएगा? उनके माता पिता को। लेकिन 21 से अगर ज़्यादा उम्र के हैं तो लिव इन में रह सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कराइए और अपना रहना शुरू करिए। ठीक है, अब देखिए 21 वर्ष से कम है तो घोषणा की एक प्रति उनके माता पिता को भी भेजी जाएगी। अब देखिए क्यों ये बात क्यों रखी गई है, ये मुझे सरकार का डिसीजन बहुत अच्छा लगा। कारण क्या है, अगर पार्टनर बिना स्टेटमेंट जमा कराए 1 महीने से अधिक समय तक रिलेशनशिप में रहता है तो कपल को 3 महीने की जेल और 10,000 का जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों का ही सामना करना पड़ेगा, 10,000 का जुर्माना देना पड़ेगा या जेल में जाना पड़ेगा। इससे अच्छा है रजिस्ट्रेशन कराइए। ठीक है, अब देखिए, लिव इन रिलेशनशिप के दौरान जो बच्चे पैदा होंगे, मान लिया लिव इन में रहते हैं और आप संबंध बनाते हैं, शारीरिक संबंध बनते हैं और बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो देखिए उसमें क्या होगा, लिव इन रिलेशनशिप के दौरान जन्मे बच्चे को वैध माना जाएगा। समझ गए ना, अबॉर्शन नहीं करा सकते, वैध माना जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप खत्म होने पर महिला अदालत जा सकती है। अगर कोई लिव इन में रह रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रखा है, वो तो जरूरी है 1 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन हो रखा है, और कोई व्यक्ति उसके साथ में धोखा करता है, उसको छोड़ के जाता है, और तो महिला क्या कर सकती है, महिला कोर्ट के माध्यम से
उसके लिए गुजारा भत्ता मांग सकती है, और सरकार ये गारंटी देती है कि उसको गुजारा भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, जैसे महिला को दिया जाता है किसके बाद, शादी के बाद जो पत्नी होती है अगर पति से अलग रहती है तो वो गुजारा भत्ता मांग सकती है। ठीक है, ऐसे ही लिव इन रिलेशनशिप को भी अधिकार दिया गया है कि लिव इन में रहने वाले लोगों को भी गुजारा भत्ता मिलेगा अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से छोड़ के जाता है तो। ठीक है, तो आपने समझा इस बात को कि आपका उत्तराधिकार का मामला, तलाक का मामला, विवाह का मामला, संपत्ति का मामला, मतलब उत्तराधिकार का संपत्ति का एक ही बात है, और लिव इन रिलेशनशिप का मामला। ठीक है, तो इसको वैध कर दिया गया है, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए इसमें आपके जो ट्रांसजेंडर वगैरह की जो शादी वगैरह का है उसके लिए इसमें कोई बात नहीं की गई है, तो वो उससे अलग है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, नॉट एप्लीकेबल, ये किस पर लागू नहीं होता, अनुसूचित जनजाति जो एसटी हैं, जो आपके एसटी हैं, अनुसूचित जनजाति उत्तराखंड की जो एसटी हैं उन पे यूसीसी लागू नहीं होगा। जो कुल का कितना परसेंट है, केवल 3% है। ये लिखा हुआ है कि वहाँ की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, 3% है। यह बिल अनुसूचित जाति यानी एसटी से संबंध रखने वाले नागरिकों पर लागू नहीं होगा जो राज्य की आबादी का 3% है। ठीक है, अर्थात उत्तराखंड में जो लोग एसटी में आते हैं वो इसमें संबंध नहीं रखेंगे या उस पर ये चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होगी। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं, ये चर्चा में भी है। और देखिए 2024 के चुनाव में मुझे लग रहा है ये मुद्दा भी बनाया जाएगा कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। देखिए सरकार का क्या उद्देश्य होता है, हमारे नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना, लेकिन सरकार अभी पूरे देश में यूसीसी लागू नहीं कर सकती। ये एक टैक्टिक होती है, एक टेक्निक होती है, स्ट्रेटजी होती है कि आप पहले ऐसी जगह लागू करिए और फिर उसको देखिए कि उसका क्या इम्पैक्ट होता है। अगर वहाँ लोग बहुत अधिक विरोध करते हैं तो फिर हम इन चीज़ों को डिले कर सकते हैं। हम समझ जाएंगे कि लोग अभी इसके लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन अगर वहाँ पर कोई इस प्रकार का कोई भी विरोध उत्पन्न नहीं होता, लोग सामान्यतः उसे स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर हम दूसरे स्टेट में लागू करके देखेंगे, फिर हम तीसरे स्टेट में लागू करके देखेंगे, फिर हमें लगेगा कि भारत के लोग इस चीज़ के लिए अभी तैयार हैं, मैच्योर हो चुके हैं, तो पूरे भारत में एक साथ लागू किया जा सकता है। संसद में कानून बना के राष्ट्रपति जी उस पर साइन कर देंगे और वो क्या बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा, और फिर सभी लोग समान नागरिक संहिता के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आज की क्लास थी, इतनी ही रखेंगे इसको। अब हम आपको कल मिलेंगे इसके बाद। ठीक है, कल हम कोशिश करेंगे कि सब्जेक्ट की क्लास लेकर आए, नहीं तो फिर हम सोच रहे हैं कि आपको यहाँ क्वेश्चन आंसर की क्लास कराई जाए जो बची हुई है, उसमें लगभग 500 क्वेश्चन बचे के लगभग 500 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो उनको मैं कराऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद सभी को, मिलते हैं कल इसी टाइम। कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट में छोड़ सकते हैं, हम उसे बाद में आपसे कल चर्चा कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।